हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 9 विषय विज्ञान, जिसका एग्ज़ाम जो है 7 जनवरी को है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों जो है वायरल क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, जिसमें हम लोग विषय विज्ञान को करेंगे। समय जो आपका रहता है 1 घंटा रहता है दोस्तों, पूर्णांक 20 रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं दोस्तों, है ना। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों सेक्शन ए, जिसमें आपका 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लीजिए। क में आपका दिया है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे, ख में है अनुदैर्घ्य तरंगे, ग में है विद्युत चुंबकीय तरंगे और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि तरंगे दोस्तों ये जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों देख लीजिए क्या है दूसरा नंबर, कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल जो है दोस्तों सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए। क में है दोस्तों आपका गैस में, है ना, ख में है निर्वात में, ग में है ठोस में और घ में है द्रव में। तो मतलब कि दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ये पूछ रहा है। तो किस में हो जाएगा दोस्तों, ठोस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, है ना। 3 नंबर देख लीजिए क्या है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए 34.4 मीटर, ख में है 17.2 मीटर, ग में है 20 मीटर और घ में है 10 मीटर। तो देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी की बात करें दोस्तों तो आपका 17.2 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों, और 4 में क्या है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या है। ठीक है, आवृत्ति का SI मात्रक पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए। क में है दोस्तों मीटर, ख में है सेकेंड और ग में है हर्ट्ज और घ में है न्यूटन। तो देखिए आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, ये दोस्तों आपका हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों, मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परिसर कितना है। ठीक है, श्रव्यता परिसर कितना है दोस्तों, तो ऑप्शन देख लीजिए। क में है दोस्तों आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ख में है दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम, फिर ग में है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक और घ में है 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। तो देखिए मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परिसर की बात करें, ये दोस्तों आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। देखिए ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में देख लीजिए क्या है पूछा, है ना। ध्वनि की वह विशेषता जो हमें समान प्रबलता वाली ध्वनियों के बीच अंतर करने में मदद करती है कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन देख लीजिए। क में तारत्व, ख में प्रबलता, ग में गुणवत्ता और घ में वेग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग दोस्तों, गुणवत्ता। ठीक है, तो हम लोग देख लिए दोस्तों 1 से लेकर 6 तक ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। ठीक है, 6 ही प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले रहेंगे आपका। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्या है कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। ठीक है, ध्वनि का संचरण दोस्तों कैसे होता है ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए, और ये देख लीजिए इसमें और है दोस्तों कि क्या यह निर्वात में यात्रा कर सकती है, ये भी पूछा है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के कंपन द्वारा होता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है
तो वह जो है ना आसपास के माध्यम के कणों को भी कंपित करती है, जिससे विक्षोभ आगे बढ़ता है। नहीं ध्वनि निर्वात में नहीं, फिर यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, नहीं ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि इसे संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप लोग बोलेंगे दोस्तों कि कहाँ से आंसर हो गया। देखिए इसमें आप पूछा है कि क्या यह निर्वात में यात्रा कर सकती है, तो यहाँ से दोस्तों नहीं, ध्वनि निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पढ़ दिया है, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और 8 में क्या है दोस्तों कि संपीड़न और विरलन क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों क्या है, उत्तर होगा आपका जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में चलती है। ठीक है, जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम में उच्च घनत्व और उच्च दाब वाले क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके विपरीत कम घनत्व और कम दाब वाले क्षेत्र को विरलन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्योंकि संपीड़न और विरलन का परिभाषा पूछा था, तो इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। 9 नंबर देख लीजिए क्या पूछा है कि तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल को परिभाषित करें। ठीक है, परिभाषित करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करना है। पहले आपका दोस्तों तरंग दैर्घ्य है ना। देखिए, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे दोस्तों लैम्डा है ना, देखिए लैम्डा का चिन्ह है, द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका तरंग दैर्घ्य हो गया है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग आवर्तकाल। आवर्तकाल कैसे लिखिएगा, माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, इसे टी द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, टी द्वारा जो है ना इसे दर्शाया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ना। और 10 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा है कि सोनार, क्या दोस्तों, सोनार का पूरा नाम क्या है और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए उत्तर, पूरा नाम दोस्तों सोनार का पूरा नाम क्या है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है दोस्तों, तो यही जो आपका है पूरा नाम। अब देख लेते हैं इसका उपयोग क्या है दोस्तों। इसका उपयोग जो है समुद्र की गहराई मापने तथा जल के नीचे स्थित वस्तुओं जैसे पनडुब्बी हो या डूबे हुए जहाज की दूरी, दिशा और चाल का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है उपयोग होता है, इस तरह से आप लोग लिख देना है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्या है कि ध्वनि के परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें और इसके दो व्यवहारिक अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है दोस्तों, कैसा उपयोग लिखना है, दो व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो देख लीजिए उत्तर क्या होगा, ध्वनि के परावर्तन के नियम निम्नलिखित है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। पहला आपका है दोस्तों आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग और परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है दोस्तों, ध्वनि के आपतन का कोण हमेशा परावर्तन के कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों है ना, इस प्रकार से आप लोग का 2 नियम होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों ये ध्वनि के परावर्तन के नियम, और आप लोग परावर्तन के नियम पढ़े ही हैं दोस्तों, 2 नियम होते हैं इसी प्रकार से, बस इसमें ध्वनि जोड़ दिया है ना, ध्वनि तरंग जोड़ दिया है, यही बस सर कुछ नहीं। तो ये हो गया। अब देख लीजिए इसका अनुप्रयोग दोस्तों है ना, व्यवहारिक उपयोग की बात किया है तो अनुप्रयोग में जाएगा। देख लीजिए पहला तो आपका होगा स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर इसका उपयोग हृदय की धड़कन सुनने के लिए करते हैं। इसमें ध्वनि बार बार परावर्तित होकर कानों तक पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका स्टेथोस्कोप। अब दूसरा देख लेते हैं मेगाफोन या हॉर्न। ठीक है, इन्हें शंकु के आकार का बनाया जाता है ताकि ध्वनि परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका है ना, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। देख लीजिए क्या है, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए, किसी बड़े हॉल में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का कुछ समय तक गूंजते रहना अनुरणन कहलाता है। ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी आवाज़ सुनाई देती रहती है। ठीक है, ये हो गया। अब कम करने के उपाय की बात करें दोस्तों, तो पहला पॉइंट में आपका हो गया छत और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक सामग्री जैसे कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या खुरदरा प्लास्टर लगाना है ना। अब देख लेते हैं सेकेंड दोस्तों, खिड़कियों और दरवाजों पर भारी पर्दे लगाना। 3 नंबर में हो गया सीटों को ऐसे पदार्थों से बनाना जो ध्वनि को सोख सके। ठीक है,
तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे, है ना। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी हुई दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। और हाँ दोस्तों, अगर इसका आंसर की आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।